जो हम लोग डिस्कशन जो करेंगे वह किस पर करेंगे कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ये जो 4 स्टेप्स है, इस 4 स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप्स जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ से जो है रेस्पिरेटरी में हम लोग लिखते हैं इसका जो है सो 4 स्टेप्स। अब 4 स्टेप एक बार जो ऐसे तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने दे चुका हूँ, लेकिन आज फिर इसको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ कि यह जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन जो फूड मटेरियल का जो होता है वो कितने स्टेप में होता है। तो यहाँ से लिखेंगे स्टेप्स। तो ये जो 4 स्टेप्स जो है जिसमें फर्स्ट स्टेप जो है जिसको लिखेंगे ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप जो है, सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। थर्ड स्टेप जो है इसके लिए लिखेंगे TCA साइकिल, और इसी TCA साइकिल को और हम लोग लिखते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट जो इसका फोर्थ स्टेप जो है, फोर्थ स्टेप में ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यह 4 स्टेप्स जो है, इस 4 स्टेप्स में जो हम लोग फर्स्ट जो है ग्लाइकोलिसिस के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। यह जो ग्लाइकोलिसिस जो है, इस ग्लाइकोलिसिस में क्या क्या प्रोसेस होता है इसके बारे में। जैसे ग्लाइकोलिसिस हम लोग पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में, उसके बाद TCA साइकिल, और TCA साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे। जब कोई भी जैसे मान लिया जाए हम लोग जो है सो यहाँ से देखते हैं कि जो ग्लूकोज जो होगा, ग्लूकोज जिसको हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला C6H12O6, इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। यह जो है सो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। अब क्या होता है कि यहाँ से यह जो साइटोप्लाज्म में जब जाएगा वो भी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम यह ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होने के बाद 3 कार्बन का 2 मोल जो है पाइरुविक एसिड के फॉर्म में ये टूटेगा। यह पाइरुविक एसिड जो है सो 3 कार्बन कंपाउंड होता है। अब इसके बाद यहाँ से फिर जो है 2 वे डिवाइड होता है। एक जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, मतलब लिख सकते हैं इसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। और सेकंड जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यह जो बनता है इसको कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। यह जो प्रोसेस, अब देखिए यहाँ से एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो होगा कि कितना जो है सो मोल, तो देखिए यहाँ से जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, और इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितना मोल जो है ATP का फॉर्मेशन, और भी क्या चीज प्रोडक्ट बनता है। फिर यहाँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन। यह एरोबिक रेस्पिरेशन किस टाइप के सेल में जो है सो प्रेजेंट होता है, और वहाँ से प्रोडक्ट क्या बनता है, कितना मोल ATP देता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसमें और भी क्या बनता है। तो इसका जो डिस्कशन जो है मैंने ऐसे प्रीवियस लेक्चर में दे चुका हूँ,
लेकिन और जो है सो डिटेल हम लोग आगे देखेंगे। आज जो मतलब जो है हम लोग का कि यह जो ग्लाइकोलाइसिस जो है, इस ग्लाइकोलाइसिस में यह जो प्रोसेस होता है, और देखिए यहाँ से कि जब कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है सो साइटोप्लाज्म में जाने के बाद वह ब्रेक होता है और यहाँ पर 3:2 पायरुविक एसिड का फॉर्म में टूटता है। मतलब पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड होता है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है। तो ये 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड के फॉर्म में वह टूट जाता है और वह जो है सो बन जाता है पायरुविक एसिड। अब यही पायरुविक एसिड जो है सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाके उसका जो कंबसन होता है, कंबसन होने के बाद एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो यह जो है सो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। लेकिन जब यह जो है सो एब्सेंस ऑफ O2 तब माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता है, क्योंकि यह लोअर ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, वहाँ पर जो है सो एनएरोबिक रेस्पिरेशन चलता है और ऐसे सिचुएशन में वहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन वह जो है सो इन द केस ऑफ या इन कंपेरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन वह एटीपी कम जनरेट होता है। तो आज जो है हम लोग इसी ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे। और जैसे अब जरा सा देखिए कि यह जो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है, जब ग्लूकोज जो है सो साइटोप्लाज्म में जब ब्रेक करता है पायरुविक एसिड के फॉर्म में होता है, तो इसी प्रोसेस को जो है सो हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ तक तो जो है यानी पायरुविक एसिड के फॉर्म तक जो है आपको दोनों प्रोसेस के लिए, दोनों एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों के लिए जो है सो क्या होता है, सिमिलर होता है। इसका मतलब यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस इज द कॉमन फेज बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। मतलब वो जो सो कॉमन फेज है किसके लिए, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि इसी ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान ही जो है अब जब साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होगा उसके बाद जो है वह एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में वो यहाँ से जो है सो आपको डिफ्रेंशिएट होगा कि वह एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा या एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है ना। तो यह जो है सो हम लोग अब यहाँ से जो है सो हम लोग देखेंगे, यह जो है सो फर्स्ट स्टेप जो है ग्लाइकोलाइसिस। इस ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग लिखेंगे ग्लाइकोलाइसिस इस ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग लिखेंगे इट इज ऑल्सो known as embedded Meyerhof पाथवे। इसी को जो है हम लोग लिखते हैं EMP पाथवे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे glycolysis is the common pathway या common phase between aerobic and anaerobic respiration। एनारोबिक रेस्पिरेशन याद रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ देगा कि यह जो है कौन से स्टेप जो होगा वह एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए कॉमन होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस in cytosol or cytoplasm with the presence of
with the presence of enzymes. एंजाइम्स के प्रेजेंस में यह प्रोसेस कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। क्लियर है? अब लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस 1 mole of glucose gives या produce 2 mole of pyruvic acid 2 moles of NaDH2 and 2 mole of ATP generates. Which is equal to 8 ATP. मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान में जो ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन कंपाउंड, और वह 6 कार्बन कंपाउंड को 3 कार्बन पायरुविक एसिड के फॉर्म में, मतलब पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, तो वह जो है सो 2 पायरुविक एसिड जनरेट करता है। मतलब यानी ग्लूकोज जो है सो जब ब्रेकडाउन होता है तो पायरुविक एसिड बनता है, और वो पायरुविक एसिड जो है 3 कार्बन कंपाउंड होता है, लेकिन इसका 2 मोल जो है सो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन। तो 2 मोल पायरुविक एसिड, 2 मोल जो है सो NaDH2 एंड 2 मोल जो है सो ATP मॉलिक्यूल्स, यह जो है सो जनरेट करता है, जो कि इक्वल होता है कितना? 8 ATP। यदि अब देखिए यहाँ से मान, यदि क्वेश्चन आपसे पूछता है कि यदि डायरेक्ट आपको बात करता है कि एटीपी का फॉर्मेशन ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान कितना होता है, तब वहां पर जो है सो 2 मोल ही बताएंगे, 2 एटीपी का फॉर्मेशन ही होगा। लेकिन जो है सो फिर NaDH2 जो है, इससे जो है सो फिर आपको और भी जो है सो एटीपी इक्विवेलेंट होता है, तब जो है सो दोनों को मिक्स करके हम लिखते हैं क्या कि 8 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। अब यह एक NaDH2 कितने जो है सो एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, यह जो है सो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, क्योंकि जब वहां से हम लोग जो है अब डिटेल जब पढ़ेंगे, जैसे ग्लाइकोलाइसिस का जो है सो रिएक्शन जितने भी है, यानी इस ग्लाइकोलाइसिस में यह 10 जो है सो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, और उस 10 बायोकेमिकल रिएक्शन में कहाँ पर एटीपी निकलता है, कहाँ पर NaDH2 निकलता है, कहाँ पर NADPH2 निकलता है, ये सब जो है सो आगे हम लोग देखते चलेंगे। और भी जो है सो जब ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे, इसके पहले और भी जो है सो फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ये पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, तब जाके वहां पर और क्लियर होगा कि जो एटीपी का जो फॉर्मेशन जो होता है, वह एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से होता है, और जब माइटोकॉन्ड्रिया में यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जब चलता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब उस जगह पर कितना एटीपी जनरेट होता है, और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तब वहां पर कितने मोल एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये जो है सो आगे के अभी जितने भी स्टेप अभी बचे हुए हैं, वो सभी स्टेप में हम लोग देखते चलेंगे। इसी तरह से फिर नेक्स्ट पॉइंट इसके लिए हम लोग लिखेंगे ग्लाइकोलाइसिस process is involved in 10
बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, it is also known as oxidative anabolism और कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक रीसिंथेसिस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ग्लाइकोलिसिस, नो कंज्यूम्शन of oxygen and liberation of CO2 takes place। मतलब हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि इस ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान कोई भी ऑक्सीजन का कंज्यूमशन नहीं होता है, और नहीं हम ये भी कर सकते हैं कि ऑक्सीजन का इवोल्यूशन भी नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि ऑक्सीजन का इवोल्यूशन जो है हम लोग देख चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस के दरमियान ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है, और साथ ही साथ CO2 का भी लिबरेशन नहीं होता है। अब CO2 का लिबरेशन क्यों नहीं होता है? CO2 कहाँ से मिलता है? तो जब कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जब माइटोकॉन्ड्रिया में कंबसन जब होगा, हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि किसी चीज का जब कंबसन करते हैं, यानी कंप्लीट कंबसन जब कराएंगे, कंप्लीट वो जो है सो कंबसन जब उसका होगा तो CO2 देगा, और इनकम्प्लीट कंबसन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। जब हम लोग गैस जलाते हैं, खाना बनाते हैं, तो वहां पर जब ईंधन जो है या गैस जो है जब जलता है तब वहां से CO2 मिलता है। साथ ही साथ जब किसी लकड़ी को जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, तब वहां पर जो है सो हमें क्या मिलता है? CO2 मिलता है, यानी कि वह भी जो है सो उसका कंबसन होता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में यह जो पायरुविक एसिड का कंबसन जब होता है, तब वहां पर CO2 का फॉर्मेशन प्लस ATP का फॉर्मेशन, और साथ ही साथ जो है सो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स भी मिलता है, ठीक है ना। तो यह जो कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना कि यह जो ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान जो है ऑक्सीजन का कंजम्पशन नहीं होता है, और साथ ही साथ जो है सो CO2 का लिबरेशन भी नहीं होता है। यह जो ग्लाइकोलाइसिस जो है, इस ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान यह जो सो 10 बायोकेमिकल रिएक्शन का स्टेप्स होता है, और इसी 10 बायोकेमिकल रिएक्शन के स्टेप्स में यह जो है सो इंडिकेट किया गया, यह बताया गया है कि कौन सा स्टेप से यह जो है सो क्या बनता है। ATP का फॉर्मेशन होगा, NADPH2 का फॉर्मेशन होगा, या फिर कोई और भी जो है सो प्रोडक्ट बनेगा। यह जो है सो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि यह जो है 10 बायोकेमिकल रिएक्शन जो होता है ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान, यह जो है कौन से स्टेप से क्या बनता है, और यह जो है कौन सा प्रोडक्ट ये देता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस का यह जो 10 बायोकेमिकल रिएक्शन।